वेलकम टू गोयल आईएएस। देखिए, आपको पता है एचसीएस का पेपर आपका बहुत जल्द आने वाला है। ऑलरेडी लेक्चर 4 यूट्यूब में हमने अपलोड कर दिए हैं, तो आपने उनको पहले देखना है। आज हम बात करेंगे लेक्चर 5 की। आज हमारी जो चर्चा होगी वो लेक्चर 5 के थ्रू हम देखेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हमने पढ़ा था, आज हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो आइए देखते हैं हमें क्या डेटा मिलता है। लेट्स बिगिन दिस शो। तो देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड भी कहा गया है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, और मैंने बताया था आपको, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा आपको पता है वाइसरॉय को लाया गया, और वाइसरॉय के साथ साथ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कैबिनेट लेवल का पद था उसको भी लाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठते थे लंदन में और वाइसरॉय बैठते थे भारत में। तो दोनों मिलकर ही बहुत सारे नियम बनाए, है ना। रिपोर्ट भारत से कौन देता था? वाइसरॉय देते थे। उस हिसाब से सेक्रेटरी उसकी मदद करते थे, और एक नया जो ड्राफ्टिंग होता था नए कानून की, वो ड्राफ्ट किया जाता था। इसीलिए हमें मॉन्यूमेंट टू रिफॉर्म दिखता है। जो लास्ट हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 दिखा, वैसे ही हमें आगे चल के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म दिखा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। अब देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस एक्ट। क्यों है इंपॉर्टेंट? सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर दिख रहा है, एक सेकेंड। In 1917, the British government declared for the first time कि हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एक जिम्मेदार सरकार भारत में लेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखिए, लोकतंत्र की जो बहुत सारी बुनियादें होती हैं, उनमें से ये भी एक बुनियाद होती है जहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात उठ रही है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, गांधी जी की एंट्री हो चुकी है 1915 में। गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके हैं। तो इसीलिए गांधी जी के वर्चस्व के कारण अब कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेशराइज होंगे ब्रिटिशर्स। इसलिए कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार सरकार देने का वादा किया जा रहा है। अब जिम्मेदार सरकार का क्या मतलब होता है? जैसे आज भी आप देखेंगे कि हमारी सरकार एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, तो इसका आंसर है यस। कैसे? ऐसे तो बहुत तरीके हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टूवर्ड्स लेजिस्लेटिव्स, यानी कि कार्यपालिका वाले। यानी कि कार्यपालिका क्या होती है? वो जवाबदेही होती है किसके प्रति? विधायिका के प्रति। तो यही शुरुआत होने वाली है। हालांकि ये एक धोखा भी था, वो भी आपको दिखेगा। अब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज थस एनैक्टेड। इसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो घोषणा की गई थी 1917, तो उसी घोषणा को देखते हुए 1919 का अधिनियम पारित किया गया, एक्ट पास किया गया। लेट्स सी क्या है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो सेंट्रल कंट्रोल है प्रोविंसेस में, उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स किया गया। राइट? कैसे रिलैक्स किया गया? कि प्रांतीय स्तर पे, याद रखिएगा मैं केंद्र नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रांत बोल रहा हूं। प्रांतीय स्तर में डायरची को लाया गया। अभी डायरची क्या है? मैं बोल रहा हूं कि प्रांतीय स्तर पे डायरची को लाया गया, DARCHY, डायरची। डायरची का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको डिवाइड कर लेना, और कहीं ना कहीं इसमें एक तरह की जो कार्यपालिका है वो जवाबदेही होती है विधायिका पे। एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड लेजिस्लेचर्स। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर क्या है कि याद रखिएगा, मैंने इसमें सेंट्रल लेवल नहीं बोला है, प्रोविंशियल लेवल बोला है। ठीक है, तो प्रोविंस के सब्जेक्ट है उनको डिवाइड किया जाएगा, और अपने अपने स्तर पे कानून बनाए जाएंगे जिस हिसाब से डिवीजन होगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है इसमें देखेंगे आप कि जो हाउएवर द बेसिक गवर्नमेंट स्ट्रक्चर वाज सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी। यानी कि अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि अभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि डायरची लाया गया, और डायरची के द्वारा इनको अपने अपने कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, इंडिपेंडेंस दी जाएगी, परंतु फिर भी ये केंद्रीकरण की तरफ जाता है। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। राइट? अभी आगे देखते हैं, लेट्स देखते हैं हमें क्या मिलता है आगे। अब देखिए, हमें क्या मिल रहा है कि अभी मैंने बताया था कि डायरची इंट्रोड्यूस हुई कहां पर भी? प्रोविंस लेवल पे। ये बात अपने अच्छी तरह याद रखनी है। प्रांतीय स्तर पे डायरची को लाया गया, और डायरची क्या करता है? एक तरह का डिवीजन करता है। जैसे आज के संविधान की मैं अगर बात करूं, तो आपका जो स्केड्यूल 7 है, अनुसूची 7 है, जहां पर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉम्पोनेंट लिस्ट। तो आपने देखा होगा सेंट्रल लिस्ट अपने लिस्ट में कानून बनाने में एक मोनोपोली हासिल रखता है, और वैसे ही जो स्टेट्स होते हैं वो अपने विषय में मोनोपोली हासिल रखते हैं। कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है अगर स्थिति सामान्य है। हाँ, इमरजेंसी लग जाती है वो बात अलग है। तो सेम गोस फॉर दिस आल्सो। राइट? तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो आज हमें स्केड्यूल 7 दिखता है, अनुसूची 7 दिखती है, उसका जो जेनेसिस है, उसका जो बीज है, वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में दिखता है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि प्रांतीय स्तर पे, याद रखिएगा केंद्रीय स्तर पे नहीं है, प्रांतीय स्तर पे है। सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया जाएगा, एक ट्रांसफर्ड होगा, हस्तांतरित कहते हैं इसको, और एक रिजर्व होगा जिसे आरक्षित कहते हैं। अब डिफरेंस क्या है आपका? ट्रांसफर में क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया था कि
प्रांतीय स्तर में जो गवर्नर बैठते थे उनकी भी जो परिषदें थी उनको दो में डिवाइड किया गया था, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे वहां पर जो गवर्नर साहब होंगे वो किसकी मदद से काम करेंगे? लेजिस्लेटिव्स के, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी मदद से हमारे जो प्रांतीय स्तर के गवर्नर है वो काम करेंगे। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीयों की संख्या ज्यादा हो गई थी, बहुमत किसका था? भारतीयों का। तो इन शॉर्ट हम ये भी समझ सकते हैं कि अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे वहां पर भारतीयों को, जो मूल निवासी हैं, जो नेटिव्स हैं, उनका अधिकार होगा, क्योंकि गवर्नर को उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ये लिखा गया है। और जो रिजर्व सब्जेक्ट है वहां पर जो गवर्नर होंगे वो एक जो उनकी कार्यपालिका परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके हिसाब से काम करेंगे। और जो आपके रिजर्व सब्जेक्ट हैं, आरक्षित जो मुद्दे हैं, रिजर्व सब्जेक्ट, वहां पर गवर्नर को लेजिस्लेटिव के प्रति कोई भी जवाबदेही नहीं होगी, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के प्रति कोई भी उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी। जब बात किसकी होगी? रिजर्व सब्जेक्ट की। परंतु ट्रांसफर सब्जेक्ट में गवर्नर जो है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नर प्रांतों के, वो किसके अनुसार काम करेंगे? लेजिस्लेटिव के हिसाब से। तो देखिए, ट्रांसफर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि भारतीयों को ऑटोनॉमी मिली, कहीं ना कहीं तो मिली, किसी हद तक, राइट? पूरी नहीं मिली, शुरुआत तो हुई, ये अच्छी बात है। परंतु याद रखिएगा, चाहे गवर्नर जो है प्रांत में अगर ट्रांसफर्ड वाले मुद्दे होंगे, हालांकि इसमें मुद्दे भी बहुत, जैसे ऐसे मुद्दे थे जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जैसे पानी की समस्या, सीवेयर की समस्या, इस तरह का डाला हुआ था। असली मुद्दे तो कहाँ डाले हुए थे? रिजर्व में, आरक्षित वर्ग में, राइट? चलिए, पर समझने वाली बात है, शुरुआत में आपको सब कुछ नहीं मिलता, शुरुआत में एक छोटी चीजें मिलती हैं, तो वही बहुत छोटी चीज मिली। भारतीयों की कहीं ना कहीं जीत हमें दिखाई दे रही है। परंतु याद रखना, चाहे वो ट्रांसफर सब्जेक्ट था या रिजर्व सब्जेक्ट था, आरक्षित था या हस्तांतरित था, अंत में वो कानून तब बनेगा जब उसमें हस्ताक्षर होंगे, साइन होंगे वाइसरॉय के। इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक तरह की स्वतंत्रता के बावजूद, प्रांतीय स्तर पे स्वतंत्रता के बावजूद भी एक केंद्रीकरण का ही उदाहरण था, क्योंकि मैंने क्या बोला, अंत में कानून तभी बनेंगे जब वाइसरॉय साइन करेंगे। और वाइसरॉय ज्यादातर जो आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट होते थे उनको साइन कम से कम करते थे, कम से कम। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्सी देने के बावजूद भी एक धोखा था ये। डायरेक्सी में क्या होता है? प्रांतीय स्तर पे एक स्वतंत्रता मिलती है, परंतु यहाँ पर एक केंद्रीकरण की वजह से, क्योंकि साइन किसके होंगे लॉ में? वाइसरॉय के, तो ये डायरेक्सी एक धोखा था भारत के उपलक्ष्य में देखा जाए तो, राइट? आइए आगे देखते हैं। आगे हमें दिखता है कि जो हम बाइकैमरिज्म की बात करेंगे, यानी कि बाइकैमरिज्म मतलब होता है द्विसदनी। जैसे आज आपको दिखता है, अगर मैं राज्यों की बात करूं तो हमारे जो कुछ राज्य हैं जहां पर हमें बाइकैमरिज्म दिखता है, जैसे कि यूपी है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। तो यहाँ पर आपको बाइकैमरिज्म दिखता है, राइट? और अन्य राज्यों में आपको सिंगल दिखता है। और केंद्र की बात करें तो केंद्र में आपको द्विसदन दिखता ही है, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस जिसे आप कहते हैं, राइट? तो इसकी शुरुआत में दिखती है कि बाइकैमरिज्म को केंद्र स्तर पर डाला गया। बाइकैमरिज्म को कहाँ डाला गया? केंद्र स्तर पे। तो हमने क्या सीखा? डायरेक्सी को डाला गया प्रांतीय स्तर पे, और बाइकैमरिज्म यानी कि द्विसदनी को डाला गया केंद्र स्तर पे, जो कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ठीक है? अब आगे देखते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी फॉर द फर्स्ट टाइम। जो डायरेक्ट इलेक्शन है इसको पहली बार भारत में लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। परंतु डायरेक्ट का जैसे आजकल होता है ना, एडल्ट सफरेज, मतलब अगर आप एक निश्चित आयु के हैं, जैसे आपको पता ही है कि 61वां संशोधन जो हुआ था, 61वां संशोधन जो हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, उसके पश्चात हमें दिखता है कि सिंस 1989 से जो आयु थी, जो पहले 21 वर्ष थी, उसको कितना कर दिया गया? 18। अब इसमें सिर्फ आयु होती है, बाकी आप किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी जाति के हैं, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? आपकी आयु 18 होगी तो आप चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन तो था, पर ये एडल्ट सफरेज नहीं था, ये बात याद रखिएगा। उन्हीं लोगों को शामिल किया गया था इस फ्रेंचाइजी में, जहां पर जो लोग क्या करते थे, कुछ अच्छे टैक्स देते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी या जो पढ़े लिखे काफी थे, राइट? तो यही अधिकार दिया था, यानी कि ये एक एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, राइट? ये बात याद रखिएगा। परंतु देखिए, मैंने क्या कहा, शुरुआत तो हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है, राइट? आगे देखते हैं। पहली बार हमें दिख रहा है कि अब जो बजट है, बजट में मैंने आपको बताया भी था, जैसे इंडियन काउंसिल जो सेकंड वाला था 1892, उसमें दिख रहा था कि पहली बार भारतीय को शामिल किया गया, परंतु वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। वैसे ही इंडियन काउंसिल एक्ट जो तीसरा वाला था, फाइनल वाला 1909, वहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो पूछ सकते थे। और आगे चल के देखिए इसमें क्या हुआ कि प्रांतीय स्तर के बजट अलग हो सकते हैं और केंद्र के अलग, यानी कि पहले तो एक ही केंद्र बजट लाता था सभी भारत के लिए, अब प्रांतीय स्तर के बजट जो है वो अलग कर दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट।
तो सेंट्रल बजट अलग हो गया, प्रोविंशियल बजट अलग हो गया, राइट। आगे क्या है, एक पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, याद करिए, एक चार्टर अधिनियम 1833 से पहली बार आया था कि भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, मतलब जो सिविल सर्विसेज है, कोविनेंट सर्विसेज जो है, उसको ओपन कंपटीशन किया जाएगा, परंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऑब्जेक्शन की वजह से हो नहीं पाया। परंतु चार्टर अधिनियम 1853 से आपको पता है ये फिर लागू किया गया, परंतु समस्या अभी भी ये थी कि जो भी भारतीय थे उनको जब सिविल सर्विसेज के पेपर देने होते थे तो उनको कहाँ जाना पड़ता था, लंदन। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा था, वो पेपर नहीं दे पाता था। तो इसलिए बार बार मांग उठी है कि भारत में लाया जाए, लोक सेवा आयोग को भारत में लाया जाए, भारत में लाया जाए। ये चल रहा है। अब अंत में देखिए, और गांधी जी, मैंने बताया 1915 से गांधी जी भी भारत में एक्टिव हैं, भारत की राजनीति में, तो कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग को भारत में बनाने की बात इस अधिनियम में कही गई, राइट। इसीलिए हमें दिखता है 1926 में भारत का पहला लोक सेवा आयोग बनाया गया, और ये इससे संबंधित जो कमेटी थी वो थी ली कमीशन। वो जो आयोग था वो था ली कमीशन। ली कमीशन 1923 से 24 में इसने काम किया था, 24 में अपनी रिपोर्ट दी, उसके पश्चात हमारा लोक सेवा आयोग गठित किया गया 1926 में, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये जो लोक सेवा आयोग गठित किया गया, बनाया गया, ये कहाँ बनाया गया, बॉम्बे में, मद्रास में या बंगाल में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप मुझे सुन रहे हैं, राइट। अब देखिए, आपको बताया है जो ये कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हिंदू को हिंदू वोट करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से इसकी शुरुआत हुई थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसको और बढ़ाया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब सेपरेट इलेक्टोरेट सिख के लिए अलग कर दिए हैं, इंडियन क्रिश्चियन के लिए अलग कर दिए हैं, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग कर दिए हैं, और यूरोपियंस के लिए अलग कर दिए हैं, राइट। ये बात आप देखिए। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, भारत के समाज को, क्योंकि भारत की जो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है उसको तोड़ा जा रहा है। तो मैंने कहा ना, ये लोग एक्ट, अंग्रेज एक्ट बनाते थे, ऐसे बनाते थे जिसे हम कहेंगे स्टिक एंड कैरेट। कैरेट भी दे रहे हैं, गाजर भी दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्टिक भी लगाते हैं। तो डिवाइड एंड रूल को और बढ़ाया जा रहा है। देखिए आगे क्या, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन। देखिए एक कानूनी आयोग भारत में लाया जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। ये देखिए 10 सालों के बाद, 10 सालों के बाद भारत में एक क्या लाया जाएगा, आयोग लाया जाएगा। ये चेक करने के लिए ये जो एक्ट हमने बनाया है, इसके दिए गए जितने भी प्रावधान हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, राइट। आइए आगे देखते हैं। तो 10 सालों बाद मतलब 1929 में आना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या होता है कि 10 साल बाद आता नहीं आता। तो वहीं से हमारा शुरुआत हो जाएगा एक नेक्स्ट एक्ट का, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसकी शुरुआत हो जाएगी। और याद रखिएगा, यही वो एक्ट है जिसने एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका भी निभाई है। आई रिपीट, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका निभाने वाला कौन सा एक्ट था? तो वो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्यों? क्योंकि आप देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, और 1947 में भारत को आज़ादी दे दी जाती है अचानक से 15 अगस्त 1947 को। हालांकि 20 फरवरी 1947 को ये परिभाषित किया गया था, ये बताया गया था कि भारत को हम आज़ाद करेंगे 30 जून 1948, परंतु दंगे फसाद होने के कारण भारत को सडनली 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाता है पूरी तरह से। अब जो संविधान सभा अपना काम कर रही है संविधान बनाने में, वो क्या करेगी, कैसे काम करेगी? तो इसीलिए उसको एक संसद की भूमिका भी निभानी थी। तो इसीलिए संसद की भूमिका निभाने के लिए उसे कहीं ना कहीं कोई अधिनियम चाहिए था, कोई बेसिक लॉज चाहिए थे। इसीलिए प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका निभाई गई, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको दो बातें समझनी है। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन की भूमिका में कौन आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और दूसरी बात, आज के संविधान में बहुत सारी बातें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से दिखती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 321 सेक्शन, 321 सेक्शंस थे इसमें, याद रखिएगा, राइट। अब इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं, पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1919 के एक्ट में ये प्रावधान था कि एक आयोग भेजा जाएगा 10 वर्ष के बाद, जो कि भारत में आना चाहिए था 1929 में, परंतु वो 2 वर्ष पहले ही आ गया। 1927 में बना दिया गया साइमन कमीशन, और जो भारत में पहुंचा है 3 फरवरी 1928। क्या कहा मैंने? 1927 में बना है। अगर आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन कब बना, एज पर दी प्रोटोकॉल तो 10 साल बाद बनना चाहिए था, पर इसको 2 साल पहले ही बना दिया गया, 1927 में बना। और भारत में कब पहुंचा? भारत में पहुंचा है 3 फरवरी 1928। शिप्स पे आते थे तो समय लगता था, तो भारत में पहुंचा है 1928। गठित कब हुआ? 1927। भारत में कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928। और साइमन गो बैक के नारे लगे, जिसमें लाठीचार्ज हुए, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। अब वो मॉडर्न हिस्ट्री में है, ठीक है। तो इसीलिए पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री बहुत जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो साइमन कमीशन 2 वर्ष पहले ही आ गया। 2 वर्ष आने के कारण क्या था? 2 वर्ष पहले आने का कारण
एक तो ये था कि भारत में जो डायरची भेजी गई थी 1919 के द्वारा, डायरची जो अपनाई गई थी, जो धोखा दिया गया था, क्योंकि मैंने बताया था कि चाहे वो प्रांतीय स्तर पे स्वतंत्रता देने की बात करता है डायरची, परंतु अभी भी उसमें साइन किसके होने थे? वाइसरॉय के। तो केंद्रीकरण था वो, तो धोखा था डायरची के नाम पे, इसीलिए। और भारत में गांधी जी की एंट्री भी थी, आपको पता है। और पहला नेशनल मूवमेंट गांधी जी का 1920 से 22 तक चला है। चौरी चौरा का कांड हो गया था, इसलिए वो रोकना पड़ा, परंतु चला तो साहब। पहली बार देखा कि ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का था गांधी जी की लीडरशिप में। तो गांधी जी की लीडरशिप पे अंग्रेजों को कोई भी शक नहीं था कि दोबारा से ऐसा हो सकता है। और ऊपर से एक चीज और होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है चुनाव के पश्चात। राष्ट्रीय स्तर पे, मतलब मेरा कहने का मतलब है, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है, लिबरल पार्टी नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी आ जाती है। स्टैनले के अंतर्गत, स्टैनले की लीडरशिप में एक कंजर्वेटिव पार्टी बन जाती है। और कंजर्वेटिव जो है वो किसी भारतीय पे भरोसा नहीं करते हैं, तभी तो कंजर्वेटिव हैं, वो कट्टर हैं। तो कट्टरपंथी सरकार जब बनेगी तो वो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं भारत में भरोसा कम करेंगे, वो जल्दी भेज देंगे। तो दो कारण हैं, एक तो भारत में दोबारा राष्ट्रीय आंदोलन होने की जो एक तूफान था वो होने को है, और दूसरा इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी का गठन होना अंडर स्टैनले। तो इसीलिए 2 वर्ष पहले भेज दिया गया किसको? साइमन कमीशन को, और 3 फरवरी 1928 को ये पहुंचता है। पूरा विरोध होता है, फिर भी अपना इसके आधार पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट। अब ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। और बस इतना बताना चाहूंगा कि जो गांधी जी हैं उन्होंने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल पे भाग लिया था, हिस्सा लिया था, सिर्फ सेकंड राउंड टेबल पे। जैसे अगर मैं BR अम्बेडकर साहब की बात करूं, जिन्ना की बात करूं, तो उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, पर गांधी जी ने केवल दूसरे में लिया था। और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फेल था। देखिए, साइमन कमीशन फेल, फिर भी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फेल, फिर भी इसने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया, श्वेत पत्र कहते हैं, ठीक है। और 3 राउंड टेबल, 3 गोलमेज सभाएं फेल होने के बाद भी श्वेत पत्र आया, और इस श्वेत पत्र आधार बना किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का सारे के सारे आधार आपने देखे, वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहेंगे असफल थे, फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बनाया गया, ठीक है। आइए जरा देखते हैं क्या हमें मिलता है डेटा आगे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर क्या लिखा है कि पहली बार भारत को एक लिखित संविधान मिला। भारत को एक लिखित संविधान मिला। इस एक्ट के माध्यम से, कौन सा एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के माध्यम से भारत को पहली बार एक लिखित संविधान मिला। और वर्तमान में भी आप जानते हैं भारत के पास एक लिखित संविधान है। तो ये तो पहले तय हो गया था कि भारत का एक लिखित संविधान होगा। और लिखित संविधान में क्या होता है? ज्यादा सर्वोपरि संविधान होता है, संविधान के नियम सर्वोपरि होते हैं, संसद नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे आप, यहां पर आपको क्या क्या दिख रहा है। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आपको प्रावधान याद रखना है, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय संघ, और अखिल भारतीय संघ की स्थापना कैसे हुई थी? एक तरफ ब्रिटिश इंडिया और एक तरफ प्रांतीय प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट। और यहां पर 3 तरह की सूचियां बनाई गई हैं। फेडरल लिस्ट जो आज सेंट्रल लिस्ट कहलाती है, प्रोविंशियल लिस्ट जो आज स्टेट लिस्ट कहलाती है, और कॉन्फ्रेंस लिस्ट आज ही कॉन्फ्रेंस लिस्ट ही कहलाती है, राइट। क्योंकि फेडरेशन का मतलब होता है जहां पर एक दो जो सरकारें हैं, जो स्वतंत्र सरकारें हैं, जो संप्रभु सरकारें हैं, वो साथ काम करती हैं, अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होती हैं, इसीलिए वहां पर शक्तियों का विभाजन करना पड़ता है, राइट। तो ये एक डायरची का भी रूप होता है। डायरची भी देखिए यही होती है, फेडरेशन को जन्म देती है डायरची, ठीक है। तो ये देखिए 1919 वाले में तो डायरची देके इन्होंने धोखा दिया था, परंतु अब ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की जा रही है, ठीक है। ये देखिए, फेडरल लिस्ट बनाई जा रही है, प्रोविंशियल लिस्ट बनाई जा रही है, कॉन्फ्रेंस लिस्ट। अब प्रोविंस क्या होगा? अपने लिस्ट में स्वतंत्र होंगे काम करने के लिए। परंतु देखिए यहाँ पर क्या है कि अंग्रेज बड़े शातिर थे। उन्होंने प्रिंसली स्टेट से पहले ही कहा था कि तुम लोग इसमें शामिल मत होना। और प्रिंसली स्टेट क्यों शामिल होंगे? वो तो राजा रजवाड़े हैं, वो क्यों लोकतंत्र को सपोर्ट करेंगे, वो क्यों सरकार को अपने सुपर बनाएंगे? तो इसीलिए पहले से एजेंडा बेस्ड था ये, और प्रिंसली स्टेट ने इसको ज्वाइन ही नहीं करा। इसलिए ऑल इंडिया फेडरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में दर्शाया तो गया था, परंतु इसने कभी भी वास्तविकता का रूप नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये कभी लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। ये बात याद रखिएगा। आगे है, इसी में देखिए जो रेजिडुअरी पावर होती है, जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां होती है, जो बची कुची होती है, आज भी होता है रेजिडुअरी पावर जो होती है, वो आज उसमें कानून बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट के पास, आज के हिसाब से बता रहा हूं। परंतु उस समय ये अधिकार था वाइसरॉय के पास। उस समय किसके पास अधिकार था? वाइसरॉय के पास, विशिष्ट शक्तियों के लिए, रेजिडुअरी पावर के लिए। पर आज किसके पास है? पार्लियामेंट।
और ये मैंने बता दिया कि फेडरेशन कभी भी पिक्चर में नहीं आया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था ये एजेंडा बेस्ड था, राइट। फीचर 2 देखते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली। हाँ, कंपैरेटिवली जो डायरेक्सी की बात की जाए वो तो धोखा था, उसमें तो वाइसरॉय साइन करेंगे तभी वो कानून बनेंगे, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, ठीक है, कहीं ना कहीं दी, और कहीं ना कहीं इसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को जन्म दिया, बिल्कुल दिया, ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने का मतलब था कि जो प्रांतीय स्तर के जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहां पर जो गवर्नर साहब हैं प्रांतों के, वो जो व्यवस्थापिका है, जिसे आप विधायिका भी कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके अनुसार ही काम करेंगे, अपने डिस्क्रिप्शन से काम नहीं करेंगे, राइट। परंतु ये देखिए इसमें क्या हुआ, ये इफेक्ट में तो आया 1937 में, 2 वर्षों के बाद इफेक्ट में आया, ठीक है। परंतु 1939 में इसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, तो ब्रिटिशर्स को तो मौका चाहिए था इस शक्ति छीनने का, तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हवाला देकर ये जो नियम था, जिसमें प्रांतीय स्तर पर गवर्नर किसके अनुसार काम करेंगे, विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अनुसार, उसको खत्म कर दिया। तो ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्या मिलता है हमें। देखिए थर्ड है डायरेक्सी एट द सेंटर। याद रखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 देखूं, वहां पर डायरेक्सी को डाला गया था कहाँ, प्रांतीय स्तर पे, और यहाँ पर डायरेक्सी को डाला है सेंटर के स्तर पे। प्रांतीय स्तर पे तो फेल था वो, अब क्या सेंटर स्तर पे क्या होगा, क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वही बात है, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है, पर ये कभी भी पिक्चर में नहीं आया, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम वाइज याद रखिएगा। डायरेक्सी को सेंटर में किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया, सेंटर में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, प्रांतों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ये चीज आपने याद रखनी है। अब बाइकैमलिज्म की बात की जाए, जैसे कि हमने देखा था कि 1990 वाले ने सेंटर पे बाइकैमलिज्म को रखा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या करेगा, जो हमारी इस समय तक 11 प्रांतें हो गई थी, 11 प्रोविंसेस हो गए थे, तो उसमें से 6 प्रोविंसेस को क्या दे दिया था, बाइकैमलिज्म। और वो 6 प्रांतें जो है आपसे पूछी जाती है, जैसे यूपी, बिहार, असम, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। देखिए ये 3 तो आपकी प्रेसिडेंसी हैं, याद करना बहुत आसान है, 3 तो प्रेसिडेंसी हैं। और इसको याद करने के लिए याद रखिएगा, मेरी बहन, माफ कीजिएगा, मेरे पिताजी की बहन मेरी क्या हुई, बुआ। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बुआ, बी से बिहार, यू से यूपी, ए से असम, बुआ करके याद रख सकते हैं ना। हमारे जो पिताजी की बहन होती है वो हमारी बुआ होती है। तो 3 प्रेसिडेंसी प्लस बुआ, ठीक है, इस तरह से याद रहता है हमेशा। आगे देखते हैं। तो यानी कि ये जो बाइकैमलिज्म बन गया, तो इन लेजिस्लेचर के पास अब क्या होंगे, 2 असेंबलीज होंगी, मतलब 2 काउंसिल्स होंगी, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। आज भी हमें दिखता है कि 6 राज्यों में हमें दिखता है, राइट। एट द सेंटर द फेडरल लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, वो तो हमने पहले भी देखा था, काउंसिल ऑफ स्टेट और फेडरल असेंबली, राइट। तो सेंटर में तो पहले ही आ गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से आ गया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमारे जो आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, 6 प्रोविंसेस को क्या मिल गया है, बाइकैमलिज्म। और याद करने का तरीका 3 प्रेसिडेंसी और बुआ, राइट। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, ये देखिए इसमें प्रावधान रखा है कि एक फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, फेडरल कोर्ट। जो फेडरल कोर्ट के पास बहुत सारी एक्सक्लूसिव पावर होगी, जैसे फेडरेशन के बीच में कोई विवाद हो जाए, प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश इंडिया के बीच कोई विवाद हो जाए, तो ये विवाद केवल फेडरल कोर्ट देखेगा। जैसे आज भी आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, उसमें क्या आता है कि अगर 2 राज्यों के बीच या केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो जाता है, तो वो केवल किसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वो केवल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। वैसे ही फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, और फेडरल कोर्ट की स्थापना आपकी होगी 1 अक्टूबर 1937, ठीक है, 1937 में ये स्थापना होगी, राइट। एक सेकेंड, चलिए 1 अक्टूबर 1937, ठीक है, 1937 1 अक्टूबर, राइट। आगे देखते हैं। यहां पर भी क्या दिख रहा है आपको, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ाया जा रहा है। 1909 में बढ़ाया गया, हिंदू मुस्लिम के बीच रखा गया, 1919 में इसको सिख इनमें भी डाल दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, अब तो यहाँ तो और बढ़ा दिया, डिप्रेस क्लास में दे दिया, शेड्यूल कास्ट में दे दिया, विमेन एंड लेबर इसको दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जबरदस्ती बढ़ा दिया, डिप्रेस क्लास को भी क्या दे दिया, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट। हालांकि B.R. अम्बेडकर सर से पहले ही गांधी जी की मीटिंग हो चुकी थी, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं, जो 1932 का है। येरवडा जेल में थे गांधी जी, B.R. अम्बेडकर उनसे मिलने गए थे, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मांगा जाएगा डिप्रेस क्लास के लिए, बाकायदा रिजर्वेशन वाला प्रावधान रखा जाएगा। फिर भी देखिए अंग्रेज कैसे खेलते थे, ठीक है। आगे क्या है, बर्मा और एडन को इंडिया से अलग किया गया, ठीक है।
बर्मा और एडन। एडन कहाँ पर है? गल्फ ऑफ एडन देखिएगा आप, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है आप मुझे बताइएगा, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है? क्या ये आपके रेड सी और इंडियन ओशन, माफ कीजिएगा अरेबियन सी, रेड सी और आपका जो अरेबियन सी है उसके पास तो नहीं है, तो मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, एक बार रिसर्च करिएगा। बर्मा तो आप जानते हैं, आज ये म्यांमार के नाम से जाना जाता है, तो इसको अलग किया गया। आगे देखते हैं, द इंडियन काउंसिल वॉज एबॉलिश्ड। इंडियन काउंसिल याद करिए, ये वो थी जो 15 मेंबर्स की थी, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो 15 मेंबर्स दिए गए थे उसको इंडियन काउंसिल कहा जाता था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 से लाई गई थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था, उनकी मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, उसी को कहते थे इंडियन काउंसिल, राइट। ये एबॉलिश किया गया और रिप्लेस बाय 3-6 जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, उनको केवल एक एडवाइजरी का काम दे दिया गया, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखेंगे, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना होगी इसमें, और आपने मुझे बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा एक्ट है, एक्ट कौन सा है, ठीक है। क्या ये आरबीआई एक्ट 1933 है, या आरबीआई एक्ट 1934 है, या आरबीआई एक्ट 1936 है? आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। एक्सटेंडेड दी फ्रेंचाइजी अबाउट 10% ऑफ द टोटल। देखिए फ्रेंचाइजी मैंने बताया था स्टार्टिंग हो गई थी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से, मैंने कहा था डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हो गई थी, जहां पर सभी लोगों को तो नहीं दिया था, जो लोग पैसे वाले थे, पढ़े लिखे थे, उन्हीं को। अब इसको और बढ़ा दिया गया, यानी कि कुल जनसंख्या का 10% लोगों को कहीं ना कहीं शामिल कर दिया गया है जब बढ़ाया गया था वोटिंग राइट्स, ठीक है। हालांकि अब ये क्या है, एडल्ट सफरेज करके है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वाइसरॉय क्या होंगे, वो हेड रहेंगे फेडरल गवर्नमेंट के, वाइसरॉय हेड रहेंगे, और कहीं ना कहीं इनके पास बहुत पावर होगी, एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव, फाइनेंस एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आपको देखा था मैंने कि जो डायरची है उसको केंद्र में स्थापित किया जा रहा है, डायरची को, तो रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट देखें, पर देखिए ये उतने कभी लागू नहीं हुआ, तो इससे आपसे ज़्यादा आपको पूछना नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 2 जो था इसका, वो क्या है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करता है, सेक्शन 2 इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का, मैंने बताया था अभी, इसमें कम से कम कितने सेक्शन है, 321, 3 to 1 सेक्शन है इसमें। तो सेक्शन 2 देखेंगे, द गवर्नर कैरीड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि वो भी मैंने बताया आपको कि कहीं ना कहीं इसमें साफ लिख दिया गया था कि जो गवर्नर होंगे प्रांतों के, वो किसके अनुसार काम करेंगे, वो करेंगे जो राज्यों की लेजिस्लेटिव, प्रांतों की लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रांतीय स्तर पे तो अच्छी तरह हमें क्या दिख रहा है, लोकतंत्र की जीत, क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा क्या होता है, इस सिस्टम में लेजिस्लेटिव्स आर मोर पावरफुल देन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि लेजिस्लेटिव लोगों द्वारा चुन के आते हैं, तो तभी तो लोकतंत्र हुआ। तो लोकतंत्र में क्या होता है, लेजिस्लेटिव्स को ज्यादा पावर मिलनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, राइट। इसलिए आज भी आपको भारत में यही दिखता है। ओके, आगे देखते हैं, इसे कहा गया है एक शुगर कोटेड क्विनाइन बोला गया है इसको। क्यों बोला गया? क्योंकि मैंने बताया ना अभी आपको, एक तरफ तो ये मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, एक तरफ ये कॉम्युनल जो सेपरेशन है, कॉम्युनल इलेक्टोरेट है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, डिप्रेस क्लास को अलग कर रहे हैं, क्योंकि माहौल देख रहे थे ना उस समय, मैंने बताया था 1932 में गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच कुछ विवाद हो गए थे, इसलिए पूना पैक्ट हुआ, समझौता हुआ। देखिए समझौता हमेशा किसके बीच होता है, जिसके बीच विवाद होता है, तो इसका ये लोग फायदा उठाते थे, राइट। आगे देखते हैं, द प्रपोज फेडरेशन, जो फेडरेशन इनका प्रपोज था मैंने पहले बताया था, ये इनका पहले से एक एजेंडा था, इनको पता था प्रिंसली स्टेट कभी भी लोकतंत्र के अंतर्गत नहीं आएंगे, भैया वो राजा रजवाड़े हैं, उनको राजशाही की आदत है, वो लोकतंत्र में क्यों आएंगे, वो अपने आप को नॉमिनल क्यों बनाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही एजेंडा था, फेडरेशन में इन्होंने प्रिंसली स्टेट को रखा था, और ये भी प्रावधान दिया था कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इनको आज़ादी रहेगी। अगर ये ऐसा प्रावधान बना देते कि प्रिंसली स्टेट को कोई प्रावधान नहीं है अलग होने का, है ना, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में जब आपको पढ़ाऊंगा 1947, उसमें भी इन्होंने प्रिंसली स्टेट को 3 विकल्प दे दिए थे, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करिए, या भारत को ज्वाइन करिए, या स्वतंत्र रह सकते हैं। इसलिए बड़ा सरदर्दी रहा, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होने का बड़ा खतरनाक मुद्दा था ये, क्योंकि स्वतंत्र की वजह से आपको पता है महाराजा हरि सिंह जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखा, तो इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया आज भी लड़ाई हुई थी इस कारण, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी, बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। आगे देखिए, दो इट इंट्रोड्यूस डायरची एट द सेंटर एंड ऑटोनॉमी इन प्रोविंस, द पावर ऑफ सिलेक्टेड मेंबर्स वर लिमिटेड। जो पावर थी ना, डायरची देते थे ये, जैसे प्रोविंस में भी आपने देखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से डायरची इन्होंने दी प्रांतीय स्तर पे, परंतु मेन पावर इन्होंने वाइसरॉय की दे दी। यही चीज उन्होंने घुमा फिरा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में भी किया था। सेक्शंस पे इतने सब सेक्शन थे, इतने एक्सेप्शंस थे, कभी आप इसकी बैरक देखेंगे ना, हालांकि एग्जाम के लिए आपने बैरक नहीं देखनी है, फिर भी मैं बता रहा हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, इतने सेक्शंस पे इतने एक्सेप्शंस हैं कि घूम जाता है, इतना कॉम्प्लिकेशन था इसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा एक शुगर कोटेड क्विनाइन बोला जाता है इसको, ठीक है।
द एक्ट रिटेन्स कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर प्रोविंसेस थ्रू द गवर्नर स्पेशल पावर, क्योंकि गवर्नर्स के पास स्पेशल पावर होती थी, जो प्रांत के जो गवर्नर थे उनके पास स्पेशल पावर होती थी कि वो कोई भी मुद्दा कहाँ दे सकते हैं, सेंटर की तरफ। और ये डिफाइन नहीं किया था कि गवर्नर के पास किन किन मुद्दों पे ये पावर रहेगी कि वो सेंटर को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी मुद्दा होता था उसको सेंटर को डाइवर्ट कर देते थे गवर्नर। तो आप समझ रहे कितना कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। जैसे आजकल क्या है, आजकल के संविधान में ऐसा नहीं है, आजकल भी हमारे राज्यों में गवर्नर के पास ये शक्ति होती है कि वो कुछ मुद्दों को कहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं, केंद्र की तरफ, राष्ट्रपति की तरफ। परंतु वो ऑलरेडी परिभाषित है और वो कुछ ही मुद्दे हैं, ऑलरेडी परिभाषित है, ठीक है। उस समय ऐसा परिभाषित नहीं था, वेग था, अस्पष्ट था। आगे देखते हैं, द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल वर सब्जेक्ट टू वेरियस लिमिटेशन एंड नीदर कुड बी सेड टू पोजेस फीचर ऑफ सोवरेन। जैसे आज हम कहते हैं ना कि हमारे भारत में दो संप्रभु सरकारें हैं, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार। अपने अपने स्तर पर ये संप्रभु है, हस्तक्षेप नहीं होता। हाँ, आपातकाल लग जाए वो बात अलग है, परंतु नॉर्मल कंडीशन में, साधारण स्थिति में केंद्र सरकार जब चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं घुस सकती, संवैधानिक तौर पर इसे रोका जाता है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा कि जबरदस्ती जो केंद्र है वो कानून बनाने के लिए राज्य सूची में घुस गई, बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। परंतु उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं, हर चीज में क्या था, लिमिटेशन डाल रखी थी। तो हम इसीलिए इसको सोवरन लेजिस्लेचर नहीं कह सकते, चाहे वो केंद्र है चाहे वो राज्य है। तो सोवरन लेजिस्लेचर, अब सोवरेनिटी देखी जाए केंद्र के पास से ज्यादा थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि केंद्र में कौन बैठे हैं, अभी भी वाइसरॉय बैठे हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा कि प्रांतीय स्तर पर कोई सोवरेनिटी नहीं थी जो आज हमें दिखती है, संप्रभुता, राइट। तो आपने देखा होगा किस तरह से ये चीजें आपने समझनी होती हैं, राइट। तो देखिए अब यहीं से ये एंड होता है, फिर हम देखेंगे। अब हरियाणा का पेपर बहुत जल्द है, तो मैं चाहता हूं आपका भी ऐसे ही एक नाम आना चाहिए, राइट। इस तरह से जब आप पढ़ेंगे, पूरी स्टोरी को समझेंगे, क्योंकि आपका इस लेवल में सिलेक्शन जानकर नहीं होता, समझ कर होता है। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट्स अबाउट हाउ मच यू अंडरस्टैंड, राइट। क्योंकि मेंस लिखना होता है, राइट। ये कुछ अचीवमेंट हमारे देख सकते हैं आप। और देखिए, अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आपने क्या देखना है कि यहाँ पर जो इसकी जो फीस पड़ेगी आपको, वो मात्र आपको पड़ेगी 4,999 की, जिसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है, अन्यथा ये 9,999 की थी। प्रीमियम लेक्चर्स इसमें मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल मिलेगा, यानी कि सब कुछ हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। बस आपने सुनना है और तैयारी करनी है और रिविजन करना है। और जिनकी तैयारी हो चुकी है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज मात्र आपको 1,499 की मिलेगी। इसमें भी 50% डिस्काउंट है, तो मात्र आपको 1,499 की मिलेगी, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये डेटा आपको पसंद आया होगा, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ।